श्रीलंका में सालों तक चले गृह युद्ध के पीछे आखिर किसका हाथ था? क्या वो लिट्टे थी या श्रीलंकाई सरकार? नहीं, सच तो ये है कि पर्दे के पीछे से डोर कोई और ही खींच रहा था। एक ऐसा खिलाड़ी जो किसी को नजर नहीं आ रहा था। भारत की अपनी जासूसी एजेंसी रॉ। और ये कहानी है उन्हीं के चलाए एक गुप्त युद्ध की। चलिए चलते हैं दिसंबर 2005 में कोलंबो के एक शांत से कैफे में। रॉ के एक एजेंट अविनाश सिन्हा को उनके एक सोर्स से एक छोटा सा संदेश मिलता है, बस कुछ शब्द जो श्रीलंका को एक बार फिर से आग में झोंकने के लिए काफी थे। प्रभाकरण कभी भी बातचीत नहीं करेगा। सिन्हा को तब ये अंदाजा नहीं था, लेकिन शांति का वो दौर अब खत्म हो चुका था। दरअसल ये चेतावनी तो बस एक आने वाले बड़े तूफान की पहली आहट थी। एक ऐसा तूफान जो अपने साथ सब कुछ तबाह करने वाला था। और फिर आया साल 2016। शांति का माहौल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। अप्रैल में आर्मी चीफ पर एक आत्मघाती हमला हुआ। जवाब में सरकार ने लिट्टे के ठिकानों पर जबरदस्त हवाई हमले शुरू कर दिए। मई तक लिट्टे ने लड़ाई को जमीन से समंदर तक पहुंचा दिया और इसी बीच यूरोपियन यूनियन ने उसे एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। देखते ही देखते कुछ ही हफ्तों के अंदर श्रीलंका एक बार फिर पूरी तरह से जंग की चपेट में था। और इस सारी तबाही के बीच कौन फंसा था? करीब 1,60,000 आम लोग। रॉ की फाइलों में तो ये शायद सिर्फ एक नंबर था, लेकिन जमीन पर ये वो परिवार थे जो दो सेनाओं की गोलीबारी के बीच पिस रहे थे। हर गुजरते दिन के साथ उनकी जिंदगी दांव पर लगी थी। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ है। भारत इस खेल में सिर्फ एक तमाशबीन नहीं था, बल्कि वो तो इस खेल का निर्माता था। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जब रॉ ने खुद उस ताकत को बनाने में मदद की थी जिसे अब वो मिटाने पर तुली हुई थी। शायद आपको इस पर यकीन ना हो, लेकिन ये बिल्कुल सच है। 1980 के दशक में लिट्टे का सरगना वेलुपिल्ले प्रभाकरण कोई और नहीं बल्कि रॉ का ही एक एसेट था। जी हाँ, भारत ने उसे ट्रेनिंग दी, भारत ने उसे हथियार दिए। एक तरह से कहें तो भारत ने ही उसे खड़ा किया था। उस वक्त रॉ के अंदर भी इस बात को लेकर बहस चल रही थी। एक गुट था जो चेतावनी दे रहा था कि ये आग हमारे ही हाथ जला देगी। वहीं दूसरा गुट कह रहा था कि हम इन्हें श्रीलंकाई सरकार के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिर में जीत दूसरे गुट की हुई। उन्होंने लिट्टे को अपना मोहरा बना लिया। ये अपने ही रंगरूटों से लड़ने जैसा था। 1987 आते आते भारत का ये दाव पूरी तरह उल्टा पड़ चुका था। भारत ने शांति कायम करने के लिए अपनी सेना IPKF को भेजा, लेकिन वहां उन्हीं के ट्रेन किए हुए लड़ाकों ने उन पर हमला कर दिया। ये एक बहुत बड़ी नाकामी थी, एक ऐसा अपमान जिसने भारत को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए अब वापस आते हैं 2006 की टाइमलाइन पर। इस पूरे उतार चढ़ाव भरे इतिहास के बाद अब भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा और सचेत फैसला लिया कि लिट्टे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। खेल अब पूरी तरह से बदल चुका था। रॉ का नया मिशन था सफाया। उन्होंने अपने सैटेलाइट्स, अपनी हर तकनीक लिट्टे पर लगा दी। उनके हर कैंप, हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी और ये सारी खुफिया जानकारी सीधे श्रीलंकाई सेना तक पहुंचाई जा रही थी। और एक बात तो बिल्कुल साफ है, अगर भारत की ये खुफिया मदद नहीं मिलती तो श्रीलंकाई सेना शायद कभी भी लिट्टे को हरा नहीं पाती। विडंबना देखिए, रॉ ने ही उन्हें अपने पूर्व शागिर्द को मात देने की चाबी थमा दी थी। लेकिन एक तरफ जहां रॉ लिट्टे को तबाह करने में मदद कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ पर्दे के पीछे एक और बेहद जरूरी मिशन चल रहा था। एक मिशन अपने ही लोगों को बचाने का, जो दुश्मन के इलाके में फंसे हुए थे। ऑपरेशन सटोरी शुरू होने वाला था। ये किसी बड़े धोखे से कम नहीं था। रॉ के वो एजेंट जिन्होंने सालों तक भारत के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी, अब खुद शिकार बन चुके थे। लिट्टे तो उन्हें मारना ही चाहता था, लेकिन उनके नए सहयोगी यानी श्रीलंकाई सेना, वो भी उन्हें रास्ते से हटाना चाहती थी। वो चारों तरफ से घिर चुके थे। तो सवाल था, उन्हें निकाला कैसे जाए? प्लान सुनिए, बिल्कुल किसी जासूसी फिल्म जैसा था। पहला कदम फर्जी कागजात बनाना ताकि वो युद्ध के इलाके में किसी की नजर में ना आए। दूसरा कदम, एक भरोसेमंद एम्बुलेंस ड्राइवर जो उन्हें खतरनाक चेकपॉइंट से पार करा सके। और तीसरा, सबसे हैरतअंगेज कदम, नक्शे से इलाकों को गायब कर देना।
जी हाँ, रॉ श्रीलंकाई सेना को सैटेलाइट तस्वीरें भेजने से पहले उन जगहों को फोटोशॉप से ब्लैकआउट कर देती थी जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलना होता था। ये एक बेहद खतरनाक और लगभग नामुमकिन लगने वाला प्लान था। और इस प्लान को अंजाम किसने दिया? किसी ट्रेंड कमांडो ने नहीं, बल्कि कुछ आम लोगों ने। एक 55 साल की नौकरानी जो चाय परोसते हुए कानों में पड़ी बातें आगे पहुंचाती थी। एक एम्बुलेंस ड्राइवर जो युद्ध के खौफ से इतना तंग आ चुका था कि उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये वो अनजाने हीरो थे जिनकी इस मिशन को सख्त जरूरत थी। लेकिन दुख की बात यह है कि हर किसी को नहीं बचाया जा सका। किलिनूची में जब लड़ाई खत्म हुई तो रॉ के एक सेफ हाउस में सिर्फ एक ही जिंदा चीज मिली, एक सफेद बिल्ली। गुप्त युद्धों की यही सच्चाई है, यहाँ जीत कभी भी पूरी नहीं होती। मई 2009 में युद्ध खत्म हो गया, लिट्टे की हार हुई और उसका नेता प्रभाकरण मारा गया। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था। भारत ने जंग जीतने में मदद तो की, पर क्या वो इसके बाद की शांति हार गए? लिट्टे के जाने से जो खालीपन पैदा हुआ, उसे भरने के लिए एक नया और ज्यादा ताकतवर खिलाड़ी सामने आ गया, चीन। बीजिंग ने अरबों डॉलर का निवेश किया और धीरे धीरे श्रीलंका में अपना प्रभाव बढ़ा लिया। और हाँ, युद्ध के आखिरी दिनों में हुए मानवाधिकार हनन के सवाल आज भी कायम है। उस समय नई दिल्ली में शायद इस नई हकीकत को कोई देख नहीं पा रहा था। एक बड़े भारतीय डिप्लोमैट ने मजाक में कहा था, चीन को सड़कें बनाने दो, हम उन सड़कों पर अपनी बसें चलाएंगे। उन्हें लगा कि कंट्रोल अभी भी उनके हाथ में है, पर उन्हें शायद ये एहसास नहीं हुआ कि वो धीरे धीरे चीन के प्रभाव वाले इलाके में महज एक किराएदार बनते जा रहे हैं। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये सब क्या था, एक जीत या एक त्रासदी? रॉ ने पहले निर्माता की भूमिका निभाई और फिर संहारक की। लेकिन शायद इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि जब आप आग से खेलते हैं तो जलने का खतरा हमेशा बना रहता है। इस विश्लेषण को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी और भी दिलचस्प कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।